हे एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए शुरू करते हैं आज का पार्ट। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जियांग घर पे एक बैंक्वेट रखा गया था, एक पार्टी हो रहा था जहाँ पर बहुत सारे लोग मौजूद थे। इनफैक्ट लंचा के फैमिली भी। एंड वहाँ पर ही लंचा को एक झूठे ब्लेम देकर ह्यूमिलेट किया गया, जिसकी वजह से लंचा उस घर को छोड़कर अपने भाई एंड अंकल के साथ अपने घर चला आया। एंड विंग वहाँ पर फ्रोज होकर वो सब देखता रहा। अब विंग अपने रूम में था। उसके हाथ में वही स्मॉल डायरी प्लानर था जिसे लंचा ने फाड़ दिया था। वहाँ पर लंचा ने उनके न्यू घर के लिए प्लानिंग वगैरह किया था। विंग को याद है कि लंजू से पूछा करता था कि घर के सीलिंग किस कलर का होगा, ये किस कलर का होगा, वो किस कलर का होगा। एंड विंग कोई रिस्पॉन्स नहीं कर पाता था क्योंकि लंचा पहला इंसान था जो विंग का ओपिनियन पूछता था। जब विंग छोटा था एंड ऑर्फनेज में रहता था तब वो वहाँ से निकलना चाहता था क्योंकि अपने पेरेंट्स के डेथ के बाद वो ऑर्फनेज में रह रहा था। एंड वो अपने पेरेंट्स के डेथ का शोक मनाता था। उसे पता भी नहीं था कि शोक मनाना क्या होता है। तब वो बहुत छोटा था, बट वो शोक मनाता था अपने पेरेंट्स को लेकर। एंड जब भी बारिश की वजह से वहाँ पर पानी जम जाता था एंड उसके ऊपर से कार जाता था तो वो वाटर विंग के ऊपर स्प्लैश होता था। बट विंग के पास कुछ करने के लिए था भी नहीं। वो कहाँ जाता। उसे ठंड में ओपन स्काई के नीचे सोना पड़ता था। एंड खाने के लिए उसे स्ट्रीट डॉग से फाइट करना पड़ता था। जब वो 7 साल का हुआ तब उसे अपने आप को एक लकी ऑर्फन फील हुआ क्योंकि अब उसके पास रहने के लिए एक छत था। उस घर का जियांग घर का सीलिंग का कलर लाइलैक कलर का है एंड हर एक वॉल्स वायलेट कलर का है। विंग को पता चल गया था कि यही कलर उसके न्यू आइडेंटिटी होने वाला है। उस दिन से उसके फेट में ये लिखा गया कि वो जियांग फैमिली का फॉस्टर चाइल्ड है, उनका चैरिटी है, उनका गुडविल है। वो छोटा विंग उस घर पे वेलकम्ड नहीं था। इनफैक्ट जिस लड़के के साथ वो रूम शेयर करता था, जियांग चैंग, जिसका विंग आज भाई है, वो भी विंग को वहाँ पर नहीं चाहता था। वो भी विंग को लेकर हैप्पी नहीं था। बट ये सब देखने के बाद भी विंग हैप्पी था, ये सोच के कि वो ऑर्फनेज में नहीं रह रहा है या फिर रास्ते में नहीं रह रहा है। उसके पास रहने के लिए एक घर है, एक बिग हाउस जहाँ पर स्ट्रेंज वॉल्स एंड स्ट्रेंज पीपल है। बट विंग के लिए एटलीस्ट यहाँ पर रहने के लिए जगह है। उसे भूखे पेट सोना नहीं पड़ेगा। एंड देन टाइम के साथ साथ उसके सिबलिंग्स ने उसे एक्सेप्ट कर लिया। धीरे धीरे उसे प्यार मिलने लगा। विंग को याद नहीं कि कौन से एज में उसे खुद का रूम मिला था, बट उसे याद है कि जब उसे उसका खुद का रूम मिला था वो उस रूम के सीलिंग को दिखता था जो लाइलैक कलर का है एंड ऑफ कोर्स वॉल्स वायलेट कलर का। विंग सोचता था अब ये रूम तो उसका है, देन इस रूम पे उसका फेवरेट कलर्स क्यों नहीं है। किसी ने भी उसे उसका फेवरेट कलर के बारे में क्यों नहीं पूछा। ये कलर्स अगली नहीं है, बट विंग को रेड कलर ज़्यादा पसंद है। एंड जब धीरे धीरे वो बड़ा होता गया उसके दिमाग से कलर्स का चिंता गायब हो गया। एंड देन उसके लाइफ में उसका हस्बैंड आया जो उससे ये पूछता था कि इस रूम का क्या कलर होगा, उस रूम का क्या कलर होगा, क्या हमें रेड रग्स एंड ब्लू कर्टेन्स लेना चाहिए, क्या विंग को पेंटिंग्स पसंद है। क्योंकि शेफ लियू ने कहा था लंचा को कि विंग को बचपन में कलर करना बहुत पसंद था। लंचा विंग से भी पूछता था कि क्या वो लोग अपने न्यू घर पे एक स्मॉल गार्डन एफोर्ड कर पाएंगे। अब विंग का उन क्वेश्चंस का आदत नहीं रहा था। उसे पता भी नहीं था कि अब उसका फेवरेट कलर क्या है। विंग को बचपन में ये कहा गया था कि ऐसी बात नहीं है कि जो कुछ भी चीज़ें तुम्हारा है, जो तुम्हें बिलोंग करता है, वो तुम्हारे पास रहे। एंड ऐसा भी नहीं है कि जो चीज़ें तुम्हारे पास है वो तुम बिलोंग करते हो। तो उसके रूम के वो लाइलैक कलर के सीलिंग उसका एक्सेप्टेंस था विथ कंडीशंस। जैसे कि विंग को ये कहा गया था या तो इसे एक्सेप्ट कर लो या तो यहाँ से चले जाओ। क्योंकि विंग से किसी ने भी उसका फेवरेट कलर या फिर उसके फेवरेट चीज़ों के बारे में पूछा नहीं था। तो अगर विंग को वहाँ पर रहना था तो उसे वहाँ पर ही ब्लेंड होना था, क्योंकि विंग के लिए वहाँ पर रहना ही इनफ था। वो उस घर को चेंज करने के लिए उसके पास कोई राइट नहीं था। एंड इस तरह विंग का हस्बैंड जो कम्प्लीटली एवरी वे पॉसिबल विंग का ही है, विंग का ही बिलोंग करता है, चाहे उसके लॉ के हिसाब से हो या फिर स्पिरिट के हिसाब से।
जिसने विलिंगली अपने आप को विंग को दे दिया था। उसे ये विश्वास था कि विंग उसको सेफली अपने पास रखेगा, बट अब उसका हस्बैंड उसका नहीं रहा और ना ही अब उसके ऊपर विंग का हक है और ना ही वो अपना प्यार अब उसके हस्बैंड के ऊपर जता सकता है, क्योंकि अब उसका हस्बैंड यहाँ पर नहीं रहा। विंग इस घर पे लगभग 20 साल से रह रहा है। उसे कहीं भी इतना एम्प्टी फील नहीं हुआ था जो उसे आज हो रहा है। जैसे ही वो अपने रूम पे आया, वो अपने हस्बैंड को मिस करने लगा। पिछले 6 महीने से उसका हस्बैंड उसके साथ यहाँ पर रह रहा है। उसके बिना ये रूम बिल्कुल एम्प्टी है। विंग फिर से इतने सालों बाद अकेला हो गया है। उसे ऐसा लग रहा था कि वो शायद पहली बार इस घर पे आ रहा है, जैसे 20 साल पहले हुआ था। उसे ऐसा लग रहा था कि इस रूम पे जो कुछ भी है वो उसको बिलोंग नहीं करता। ना ये वायलेट वॉल्स और ना ही ये पर्पल कर्टन्स और ना ही ये लाइलैक सीलिंग, बट इस रूम पे जो सैंडलवुड का स्मेल है सिर्फ वही विंग को बिलोंग करता है। उनका जो ब्लैंकेट है वो बहुत ही सॉफ्ट है, जिसके ऊपर क्लाउड एंड रैबिट का डिज़ाइन किया हुआ है। इस रूम पे सिर्फ वही एक अलग चीज़ है जो लंचा का है। विंग को याद है कि जब भी वो ठंडी में बैल्कनी में जाता था रात को, लंचा वो ब्लैंकेट लेकर उसके पास आता था उसे ठंडे से प्रोटेक्ट करने की। उसके ऊपर वो उस ब्लैंकेट को रैप करने के लिए, ताकि विंग को ठंडा न लग जाए। विंग को नहीं पता कि क्या अभी भी उसके पास वो राइट है, क्या वो अभी भी ये सब डिजर्व करता है। उसे ये सब नहीं पता। उसे बस इतना पता है कि वो इन यादों को कभी भी जाने नहीं दे सकता। विंग को पहले से ही पता था कि ऐसा दिन आएगा ही, एक दिन न एक दिन ये होने ही वाला है। यही होना था, क्योंकि लंजा इस घर के लिए नहीं बना था। बट विंग ने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो दिन इतनी जल्दी आ जाएगा विदाउट एनी वार्निंग। वो शायद एक ड्रीम लाइफ जी रहा था, जो सच में एक इमेजिनेशन है। लंजा विंग के लिए आउट ऑफ रीच था। लंजा जैसा इंसान विंग को डिजर्व नहीं करता, बट फिर भी उसने विंग को फुल हार्टेडली एक्सेप्ट किया था। वो विंग का हार्ट था, सोल था, पीस था। आज जब वो चला गया है, वो अपने साथ विंग का हार्ट, सोल एंड पीस भी लेकर चला गया है। अब सिर्फ इस घर पे लंजा का एक ही निशानी है, एंड वो है उनका ब्लैंकेट, जिसमें लंजा का सेंट है। विंग को नहीं पता कि वो ऐसा क्या करेगा ताकि वो सेंट हमेशा के लिए रह जाए, कहीं भी फेड ना हो। एंड अगर ये फेड हो गया तो विंग को पता नहीं कि वो क्या करेगा। विंग के हाथ में आई वो प्लानर था जिसे लंजा ने फाड़ दिया था, जहाँ पर उनका ड्रीम लिखा हुआ था, जहाँ पर लंजा का ड्रीम लिखा हुआ था। अगर आज विंग का माँ जिंदा होती तो विंग उन्हें एक ही बात कहती कि वो गलत हैं, क्योंकि काइंडनेस क्रूअल भी हो सकता है। वो उन्हें कहना चाहती थी कि विंग इतने टाइम से अपने लाइफ जी रहा है, वो भी रॉन्ग प्रिंसिपल्स के साथ। उसने अपने हाफ लाइफ ये मानते हुए स्पेंड किया है कि उसकी माँ के बोले हुए हर एक बात सच है। बट आज अगर उसकी माँ यहाँ पर होती तो शायद विंग उनसे पूछता कि जब भी वो किसी नाइटमेयर से बाहर निकलता है, वो एक और नाइटमेयर में क्यों चला जाता है, उसके साथ ऐसा क्यों होता है। विंग वॉल के पास बैठा हुआ था फ्लोर पे, एंड पता नहीं कब वो इतना टायर्ड था, उसने इतना रोया था कि धीरे धीरे उसे नींद आ रही थी एंड वो वॉल की तरफ लीन हुए जा रहा था। बट वो सोना नहीं चाहता था। उसे पता था कि अभी मिडनाइट है एंड उसके रूम का फ्लोर एक्सट्रीमली ठंडी है, बिल्कुल फ्रीजिंग कोल्ड। बट विंग बेड पे नहीं जा पा रहा था, क्योंकि लास्ट नाइट उसका हस्बैंड उस बेड पे था, जिसने स्लिपली विंग को थ्रेट दिया था कि अगर विंग बेड छोड़कर फिर से उठेगा तो लंचा बहुत गुस्सा हो जाएगा। उसका हस्बैंड, उनका ड्रीम्स। विंग को नहीं पता कि वो अभी भी इन चीज़ों के ऊपर कैसे अपना क्लेम जता रहा है। क्या लंचा के ऊपर क्लेम करना हमेशा से इतना इजी था? हालांकि विंग को पता था कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। विंग के पास रीजंस था लंचा को क्लेम ना करने का, बट विंग अपने आप को रोक नहीं पाया। एंड अब वो दोनों अलग हो चुके हैं। लंचा चला गया है एंड ये विंग के लिए नई बात नहीं है, क्योंकि विंग जो चीज़ भी चाहता है वो उसे आसानी से नहीं मिलता। अगर मिलता भी है तो वो उससे छीन जाता है। तो अब तो विंग को आदत हो चुकी है, पर स्टिल वो अपने हस्बैंड को इतना मिस क्यों कर रहा है? लंचा को खोना वो क्यों नहीं सह पा रहा? ये सारे क्वेश्चंस विंग को डिजी फील करा रहा था। उसे बहुत हेडेक हो रहा था, बट लंचा का सैंडलवुड स्मेल उसे शांत कर रहा था, उसे कंफर्ट फील करा रहा था। फिर से विंग को नींद आ गया एंड फिर से उसका नींद टूट गया। वो सोच रहा था
कि क्या उसका हस्बैंड भी अभी तक जगा हुआ है, क्या उसका भी आइस में विंग के इस तरह दर्द हो रहा है इतने रोने की वजह से। लंजा डिनर के मिडिल में ये घर छोड़कर गया था, तो क्या लंजा ने कुछ खाया भी है? शायद नहीं, क्योंकि विंग को पता है कि उसके हस्बैंड का हैबिट है अपना गुस्सा खाने के ऊपर उठाने का। हालांकि विंग ने उससे प्रॉमिस करवाया था कि वो ऐसा कहीं भी नहीं करेगा। विंग के रूम का फ्लोर बहुत कोल्ड था, बट विंग का बॉडी इतना नम हो चुका था कि वो ये कोल्डनेस फील भी नहीं कर पा रहा था। एंड उसका माइग्रेन का दर्द कब से हो रहा है, घंटों से, क्योंकि वो बहुत रोया है। वो इतना रोया है कि अब उसका आंसू भी उसके आइस में ड्राई हो चुका है। उसे खुद भी नहीं पता कि वो कब खड़ा हुआ, कब वो अपने क्लोजेट के पास गया एंड कब उसने उस क्लोजेट के अंदर से उसके स्कॉच का बॉटल निकाला। विंग ने कुछ भी नहीं खाया था एंड एम्प्टी स्टमक में अल्कोहल पीना का मतलब अपना हेडेक बढ़ाना। एंड विंग ऐसा ही कर रहा था, वो खाली पेट अल्कोहल पी रहा था। धीरे धीरे उसे ब्लर दिखने लगा सब कुछ। उसने ऑलमोस्ट हाफ बॉटल अल्कोहल पी लिया था। एंड देन उसने क्लोजेट के नीचे से वो ब्लैक ट्रंक निकाला जिसके अंदर उसका ब्रोकन ट्रॉफीज है। उसने उसके अंदर से उसका जीता हुआ फर्स्ट ट्रॉफी निकाला, ओनली ट्रॉफी जिसे विंग ने नहीं तोड़ा था, मैडम यू ने तोड़ा था। विंग के आंखों से आंसू निकलने लगा, बट वो रो नहीं रहा था। उसके अंदर से कोई आवाज़ नहीं निकल रहा था, सिर्फ आंसू निकल रहा था। उस अवार्ड को देखते हुए विंग कह रहा था, अब गलत थी माँ। इनको पता है कि 20 साल बाद ये रियलाइज़ होना बहुत लेट हो चुका है। अब वो एक ऑर्फन नहीं है जो स्टार्स को देखते हुए बात करेगा एंड ये समझेगा कि वही स्टार्स उसका पेरेंट्स है। अब वो छोटा बच्चा नहीं है जो नाइट स्काई को अपने लिए कंप्लेन करेगा एंड ये कहेगा कि ये वायलेट मैंशन उसे कितना हर्ट करता है, क्योंकि अभी वो स्टार्स शायद डेट हो चुके हैं एंड टू विंग का इंटरेस्ट भी ख़त्म हो गया है, उसका रिक्वेस्ट भी ख़त्म हो गया है। फिर भी विंग कह रहा था, अब गलत थी माँ। इस बार विंग ने फोर्सफुली ये कहा, उसके आंखों से आंसू निकलता ही रहा। विंग ने कहा, मैं सही था एंड अब गलत थी, अब बहुत बहुत गलत थी। अब विंग को याद आ रहा था कि जब वो 5 साल का था तब क्या हुआ था। वो अपने पेरेंट्स के साथ था, उसे अपने पेरेंट्स का फेस या फिर बाकी कुछ भी याद नहीं, सिर्फ उनका वॉइस, उनका साउंड, उनके लाफ्टर्स, उनके वर्ड्स याद है। उसे याद है कि एक दिन आफ्टरनून को वो तीनों एक साथ निकले थे। वो लोग एक डिज़र्ट में गए थे। वो लोग डिज़र्ट में थे तो ऑफ कोर्स वहाँ पर डिज़र्ट एनिमल्स ही थे। तो उन लोगों को वहाँ पर एक पोनी मिला था जो कि एक सैंड हॉर्स होते हैं, जो विंग के हिसाब से बहुत ही स्पॉइल्ड था। विंग ने उसे बहुत तंग किया था तो उस हॉर्स ने उसे अपने ऊपर से गिरा दिया था। ये देख के विंग बहुत गुस्सा था, बट विंग की माँ उस हॉर्स को एप्पल खिला रही थी। ये देख के विंग को बहुत ही बिट्रे फील हुआ। वो डिलीशियस रेड एप्पल वो हॉर्स खा रहा था जो विंग को पसंद नहीं आ रहा था, क्योंकि उस हॉर्स ने उसे गिरा दिया है। ये देख के विंग ने गुस्से से कहा, उसने मेरे साथ क्रूअल बिहेव किया एंड अब उसके साथ नाइस बिहेव कर रही है। ये बोलते हुए विंग अपने बाबा के लैब में था। विंग के बाबा विंग के इंजरीज के ऊपर ऑइंटमेंट अप्लाई कर रही थी। विंग ने अपनी माँ से पूछा, क्या आप उससे मुझसे ज़्यादा प्यार करती हैं? ये सुनते हुए भी विंग की माँ उस हॉर्स को एप्पल खिला रही थी। उन्होंने कहा, आइंग, ये बोल के वो हंसने लगी। विंग की माँ ने कहा, तुमने इसे इतना बुली किया बट स्टिल उसने तुम्हें अपने बैक पर राइड करवाया है ना? आई थिंक ये बहुत काइंड है। बट विंग ये मान नहीं रहा था। विंग ने कहा, आपको नहीं पता माँ, वो एक एविल है। ये सुन के विंग की माँ हंसने लगी। उन्होंने कहा, शायद लिटिल एप्पल अभी हमारे ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पा रहा, क्योंकि शायद किसी ने उसके साथ अच्छा बिहेव नहीं किया है। उसे टाइम दो आइन, धीरे धीरे वो भी हमें प्यार करने लगेगा जैसा हम करते हैं। ये सुन के विंग ने बाबा ने भी इस बात पर एग्री किया। उन्होंने कहा, आफ्टर ऑल तुम्हारे क्यूट आइस को कौन रेसिस्ट कर सकता है। लिटिल विंग को बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था कि वो अपने पेरेंट्स के बातों पर सहमत जताए, बट वो बहुत गुस्सा था तो उसने कहा, ये क्रूअल है। एंड ये सुन के विंग के माँ ने जो बोली थी वो विंग को अभी तक याद है। विंग के माँ ने बोला था,
आइंग माई लव। हम हमारे अफेक्शंस को लेकर बहुत सिंपल है। जो काइंडनेस हमें सेव करता है वो कभी भी क्रूएल नहीं हो सकता। एंड विंग आज तक उस बात को मानते आ रहा है। हालांकि वो अपनी माँ के साथ सहमत नहीं था, बट स्टिल उसने अपनी पूरी लाइफ इसी बात को मानते हुए जिया है। वो अपनी माँ के बातों के साथ एग्री नहीं करता था और ना ही वो अब करता है, बट स्टिल उनके बातों को वो मानता है। एंड जब भी विंग के साथ कोई क्रूएल्टी होता था, विंग यही सोचता था कि उससे ज़्यादा कुछ नहीं हुआ है, शायद इससे भी खतरनाक हो सकता था, तो विंग लकी है। उसे जितना भी थप्पड़ मारा गया है, वो अपने आप को यही कहता था कि एटलीस्ट वो इसके लिए थैंकफुल है कि उसके ऊपर रहने के लिए एक छत है। जब भी उसे इंसल्ट किया जाता था, विंग यही सोचता था कि एटलीस्ट उसके पास खाने के लिए खाना है, तो वो इस चीज़ को अप्रिशिएट करता है। इनफैक्ट वो उस वुमेन को लेकर, आई मीन मैडम यू को लेकर बुरा फील करता था, क्योंकि अब वो विंग के साथ स्टक हो चुकी है। अगर वो चाहती तो वो विंग को आसानी से उस घर से निकाल सकती थी, बट उन्होंने ऐसा नहीं किया, तो इसके लिए विंग थैंकफुल है। बट मैडम यू को ऐसा लगता है कि विंग एक फूल है, बट ऐसा नहीं है। विंग कोई फूल नहीं है। उसे अच्छे से पता है कि मैडम यू को क्या चाहिए। उसे पता है कि मैडम यू उसके साथ क्रूएल्टी कर रही है, बट जब भी मैडम यू कोई काइंडनेस करती थी विंग के लिए, वो काइंडनेस उस क्रूएल्टी से ज़्यादा बड़ा होता था। वो जितना भी मिस ट्रीटमेंट करती थी, विंग हमेशा यही कहता था अपने आप को कि उस वुमेन ने उससे बचाया है, उसे उसके वर्स्ट नाइटमेयर से बाहर निकाला है। तो ये सब तो कुछ भी नहीं है। अगर विंग उनके लिए छोटा मोटा सेक्रीफाइस कर लेगा तो क्या हो जाएगा? कुछ भी नहीं। विंग अपने आप को यही समझता था कि उसने अपने लाइफ में बहुत कुछ रिसीव किया है, तो अगर उसके बाद उसे कुछ कॉम्पेंसेशन देना पड़े तो वो बड़ी बात नहीं है। इनफैक्ट वो इनफ भी नहीं होगा। वो छोटा मोटा कॉम्प्रोमाइज़ तो कर ही सकता है। इनफैक्ट वो करना भी चाहता है, क्योंकि उसे ऐसा ही करना चाहिए। उसका कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ उन चीज़ों से उसके लिए बड़ा नहीं है जिसको उसने इस घर पे अचीव किया है, रिसीव किया है। विंग के साथ जो कुछ भी होता था वो हमेशा एक्सेप्ट करता था, अप्रिशिएट करता था। वो हमेशा कहता था इट्स ऑल राइट, ऑलवेज ऑल राइट। उसे भी नहीं पता कि वो ऐसा क्यों करता था, कैसे करता था। इन 20 सालों में उसने बहुत डिसअपॉइंटमेंट सहा है, बट वो हमेशा कहता था कि ये कम्प्लीटली परमानेंट तो नहीं है ना, एक दिन ये सब कुछ बीत जाएगा एंड सब कुछ ठीक हो जाएगा। बट ये सब कुछ कहीं भी ठीक नहीं होता था। एक से बढ़कर एक विंग को सहना पड़ता था। अगर मैडम यू उसके साथ बुरा बिहेव करती थी तो विंग मैडम यू के लिए खुद से ही माफ़ी मांगता था, उनके बिहाफ से। वो सब कुछ करता था, बट फिर भी पता नहीं क्यों आज वो इस मोड़ पे आकर खड़ा हो गया। ये पहली बार नहीं था जो वो कुछ खो रहा था, और ना ही ये पहली बार था जब वो मैडम यू की तरफ से खुद से माफ़ी मांग रहा था। बट स्टिल आज विंग को सब कुछ ठीक नहीं लग रहा था। आज वो अपने आप को शांत नहीं कर पा रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि उसने एक बहुत बड़ा चीज़ खो दिया है अपनी लाइफ का। उसने अपनी बॉडी का एक पार्ट खो दिया है। उसने एक ऐसे इंसान को खो दिया है जिसे वो कम्प्लीटली खुद का बुलाता था, जिसके ऊपर क्लेम करता था, जिससे वो प्यार करता है। जब भी वो मैडम यू के बारे में सोचता है, वो उनके किए हुए टॉर्चर को छोड़ के ये सोचता है कि उन्होंने उसे बचाया है। जब वो जियांग चैन के बारे में सोचता है, वो उसके रूड बिहेवियर को छोड़ के ये सोचता है कि जियांग चैन ने उसके लिए अपने डॉग्स को छोड़ दिया है। जब वो यानली के बारे में सोचता है, वो बस यही सोचता है कि यानली ने कैसे विंग को अपने भाई की तरह अपना लिया है एंड उसके लिए उसका फेवरेट सूप बनाती है। जब भी वो अंकल जियांग के बारे में सोचता है, वो यही सोचता है कि जब भी विंग को पनिशमेंट मिलता था, अंकल जियांग उसके लिए कैंडीज लेकर आते थे ताकि विंग को अच्छा फील हो। एंड विंग सब कुछ भूल जाता था। बट आज जब ये सब बातें उसके हस्बैंड के ऊपर आया, विंग कुछ भी भूल नहीं पा रहा था, क्योंकि उसके हस्बैंड ने विंग के सामने एक सिल्वर प्लेट के ऊपर सब कुछ ऑफर कर दिया था। उसका प्यार, उसका केयर, उसका काइंडनेस, सब कुछ विंग को दे दिया था। बट विंग ने सिर्फ क्रूएल्टी की है। ये सोचते हुए विंग के आंखों से आंसू निकल रहा था। अब वो और नहीं रो पा रहा था, बट स्टिल वो रोना चाहता था। लंजे के जेंटल टचेस, उसके पैशनेट किसेस, उसके स्वीट बातें, केयरफुल हैंड्स, उसका विंग के साथ चिपक के रहना, उसका डिमांड्स, उसके डिपेंडेंस, उसके बॉडी के सॉफ्टनेस, उसके हग्स का वार्मनेस
एंड उसके कुकिंग के टेस्ट, विंग सब कुछ मिस कर रहा था। बट अब ये सब मैटर नहीं करता, क्योंकि अब ये सब विंग को फिर से कहीं भी नहीं मिलेगा। ये सोचते हुए विंग को हार्ट अटैक हो रहा था। बट ये हार्ट अटैक लंजे के सामने कुछ भी नहीं है। लंजे ने जो साया है शायद वो विंग सोच भी नहीं सकता। विंग के मन में बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहा था जिसका आंसर विंग के पास नहीं था। उसके हाथ में उसके जीता हुआ फर्स्ट ट्रॉफी था जो उसके हाथों में था, एंड वो उसे देख रहा था। उसने रियलाइज़ भी नहीं किया कि कब सुबह हो गया, एंड खिड़की से रूम के अंदर सूरज की रोशनी आने लगी। जैसे विंग को रियलाइज़ हुआ, उसका हाथ ऑटोमेटिकली फ़ोन तक पहुंच गया। उसने टाइम देखा तो अभी सुबह के 5 बज चुका था, एंड ऑटोमेटिकली वो अपने हस्बैंड के नंबर को डायल कर रहा था। वो यही होप कर रहा था कि उसका हस्बैंड उसके कॉल को रिसीव ना करे, एंड ऐसा ही हुआ। लंजे ने विंग के कॉल रिसीव नहीं किया। धीरे धीरे टाइम बीतता जा रहा था। अब मिड मॉर्निंग हो चुका था, एंड विंग का फ़ोन कंटिन्यूअसली वाइब्रेट होने लगा जैसे कि कुछ अर्जेंट हो। बट विंग को इंटरेस्ट नहीं था, वो अपने फ़ोन की तरफ जा भी नहीं रहा था। वो ऐसे ही चुपचाप बैठा था, एंड जब उसके फ़ोन में उसके फैमिलियर मैसेजेस का टोन्स आया तब उसने फाइनली फ़ोन को हाथ लगाया। उसने देखा कि फ़ोन के नोटिफिकेशंस में बहुत सारे नोटिफिकेशंस थे जहाँ पर बहुत सारे मीडिया न्यूज़ से बहुत सारे हेडलाइंस भी दिख रहे थे जो कि स्पाइसी थे उसके एंड लंजे के मैरिज को लेकर। उसने उन सबको क्लियर कर दिया, एंड उसने इनबॉक्स को ओपन किया। इनबॉक्स में बहुत सारे मैसेजेस थे। फर्स्ट मैसेज था शोंगलांग का, जिसने लिखा था, हुआ क्या है? What the hell happened? Then Wen Chinka, Wiwushian, answered the damn phone. Then Moshanuka, उसने लिखा था, आसांग ने कहा है कि नियेस बहुत जल्दी एक स्टेटमेंट इशू करेंगे, एंड शायद वो लोग जियांग कंपनी के साथ जो डील है उन्हें तोड़ देंगे। दिन वहाँ पर चिंशु का भी मैसेज था। चिंशु ने लिखा था, चिंता मत करो, मियान लान हाउस में गया है लांगवांग से मिलने के लिए। दिन शियाओ सिंचन का मैसेज था जहाँ पर उसने लिखा था, अगर 1 घंटे के अंदर ही अंदर तूने मुझे रिप्लाई नहीं किया तो मैं तुम्हारे पर्पल मैंशन को बिल्कुल एक्सप्लोर कर दूंगा। उसने सबके मैसेज को इग्नोर किया सिवाय सियाओ सिंचन के। उसने उसे रिप्लाई किया और कहा कि वो ठीक है। उसे पता है कि सियाओ सिंचन कोई एम्प्टी थ्रेट नहीं देता, अगर उसने कहा है तो वो ऐसा करेगा। पूरा दिन देखते देखते ऐसे ही बीत रहा था, एंड विंग रूम के अंदर ही था। उसने दरवाज़ा तक नहीं खोला। उसके दरवाजे में बहुत बार नॉक हुआ। सर्वेंट्स खाना लेकर आए थे, बट कोई भी विंग का रिस्पांस नहीं पा रहा था। एंड देखते ही देखते आफ्टरनून हो गया। शेफ लियू आए विंग के लिए खाना लेकर। उसे कन्विंस करने की कोशिश किया उन्होंने, बट विंग ने दरवाज़ा नहीं खोला। विंग फिर से सो गया, पर शायद विंग सोया नहीं था, वो अपने थॉट्स में था। विंग को नहीं पता कि कब उसका अल्कोहल का नशा उतरा एंड वो सोबर हो गया। बट वो जैसे ही सोबर हुआ उसने अपने फ़ोन चेक किया। उसने देखा कि उसने लंजा को लगभग 17 बार कॉल कर चुका है, एंड लंजा ने किसी भी कॉल का आंसर नहीं दिया है। विच इज़ बेटर, आई मीन विंग कहता भी क्या? लंजा ने विंग से साफ मना कर दिया था ताकि विंग लंजा को सॉरी ना बोले, एंड अब विंग के पास सॉरी कहने के अलावा और कुछ था भी नहीं। ऑनेस्टली लंजा को फेस करने के लिए अभी विंग रेडी नहीं था। वो बस लंजा को इसलिए कॉल कर रहा था ताकि कॉल के रिंग को सुनकर उसे शांति फील हो, वो अपने आप को शांत कर पाए। पता ये सब बहुत फूलिश है, बट समहाउ विंग के लिए ये बहुत ही कार्मिंग था, क्योंकि सिर्फ यही कनेक्शन उन दोनों के बीच में बचा हुआ है। जब भी विंग को बहुत ओवरवेल्म्ड फील हो रहा था वो सिर्फ लंजा को कॉल कर रहा था। देखते ही देखते रात हो गया, डिनर टाइम हो गया। अब यानली खाना लेकर दरवाजे के सामने आई। उन्होंने नॉक किया, उन्होंने बहुत रोया, बट विंग ने उनको भी आंसर नहीं दिया। विंग को भी नहीं पता कि वो ये सब कैसे कर रहा है, बट फिर भी विंग ऐसा कर रहा था। एंड देन जियांगचंग आया। उसने विंग को बहुत डांटा, बहुत कर्जिंग किया, दरवाजे को बहुत ज़ोर ज़ोर से मारा, बट उसको भी विंग ने इग्नोर किया। बट ये सब इंटेंशनल नहीं था। एक्चुअली विंग रिएक्ट कर ही नहीं पा रहा था। शायद अब उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अब वो केयर नहीं करता। वो यही सोच रहा था तभी दरवाजे पे एक सॉफ्ट आवाज़ हुआ, किसी कागज़ का। उसने दरवाजे की तरफ देखा
तो दरवाजे के नीचे से किसी ने एक पेपर अंदर घुसा दिया था। विंग ने उस पेपर को उठाया तो वहाँ पर एक पेंटिंग था, एक ड्राइंग, एक रैबिट का जो फ्लूट प्ले कर रहा है। जिसने भी इसे ड्रॉ किया है वो शायद कोई बच्चा होगा, क्योंकि ड्राइंग प्रोफेशनल नहीं था, बट जिसने भी इसे कलर किया है वो शायद प्रोफेशनल था। एंड जिसने भी इसे बनाया है उसने बहुत प्यार से बनाया है। उस पेंटिंग के कॉर्नर में एक मैसेज था जो शायद किसी बच्चे का हैंड राइटिंग था। वहाँ पर लिखा हुआ था, मैंने एंड जंग गग्गा ने इसे लास्ट वीक बनाया था आपके लिए। जंग गग्गा ने कहा था कि ये देखकर आप बहुत ही हैप्पी फील करेंगे, आप सैड मत होइए सियांग गग्गा। एंड देन नीचे आलिन का नाम लिखा हुआ था। ये मैसेज आर्डिल ने लिखा था। इस पेंटिंग को आलिन ने एंड लंजन ने मिलकर बनाया था। एंड शायद पहली बार आलिन ने विंग को सियांग गग्गा बुलाया था। ये देख के विंग की आंखों में फिर से आंसू आ गया। I mean, अभी भी इस घर पे कोई है जो विंग को विंग के लिए जानता है, विंग के लिए ही प्यार करता है। उस ड्राइंग में विंग लंजन का प्रेजेंस फील कर पा रहा था। वो देख पा रहा था कि कैसे लंजन ने केयरफुली उस ड्राइंग के ऊपर कलर किया है। एक भी कलर बाउंड्रीज के बाहर नहीं गया है, बिल्कुल परफेक्ट है। ऑफ कोर्स लंजन एक टीचर है जो बच्चों को पढ़ाता है, तो लंजन इनपरफेक्ट कैसे हो सकता है। ये पेंटिंग दिखते ही डेस्परेटली विंग ने अपने फ़ोन को पकड़ा एंड फिर से उसने अपने हस्बैंड को कॉल किया, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि वो फिर से बुरी तरीके से टूट जाए। उसे टूटने से सिर्फ उसका हस्बैंड ही बचा सकता है। तो उसने कॉल किया, बट इस बार लंजा का फ़ोन स्विच्ड ऑफ था। विंग सोच रहा था कि शायद उसका हस्बैंड फ़ोन को इग्नोर कर रहा है, फ़ोन की तरफ देख भी नहीं रहा, तो शायद उसे पता भी नहीं चला होगा कि उसके फ़ोन का चार्ज ख़त्म हो गया है एंड उसने उसे चार्ज में भी नहीं लगाया है। विंग अपने आप को यही समझा रहा था, बट पता नहीं क्यों अंदर अंदर विंग को बहुत ही लॉस्ट फील हो रहा था। उसका हार्ट बीट फास्ट हो गया था, इतना फास्ट हो गया था कि विंग ठीक से ब्रेथ भी नहीं ले पा रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि उसके पैर के नीचे से ज़मीन खिसक रहा है। वो सडनली बहुत फ्रोज हो गया था डर के वजह से। सडनली वो बहुत कांपने लगा क्योंकि लंजा का फ़ोन स्विच ऑफ है। विंग अपने आप को समझ नहीं पा रहा था। उसने एक डीप ब्रेथ लिया, अपने आप को शांत करने की कोशिश किया, फोकस करने की कोशिश किया, बट विंग से नहीं हो रहा था। तो वो अपने कॉन्टैक्ट्स को स्टोर कर रहा था एंड तभी उसे लान सीजन का नंबर दिखा। विंग को पता है कि पार्टी में जो कुछ भी हुआ है उसके बाद जेबो जुन उससे ठीक से बात नहीं करेंगे, बिल्कुल भी नहीं, बट स्टिल विंग को जानना ही होगा। इन दी एंड उसने जेबोचुन को नहीं बल्कि अंकल लान कुरन को कॉल किया था। रिंग हो रहा था, बहुत बार रिंग हो चुका था। विंग को लग रहा था कि शायद फ़ोन अब कट हो जाएगा क्योंकि अंकल ने भी अभी तक फ़ोन नहीं उठाया। विंग का एंजाइटी बढ़ रहा था, बट फाइनली लास्ट रिंग के वक्त फ़ोन रिसीव हुआ। फ़ोन रिसीव करते ही अंकल ने कहा, वी वुशियान। विंग इतने टाइम से चुप था, वो बात नहीं कर रहा था, तो उसने एक डीप वॉइस ली और कहा, वो कैसा है। अंकल कुरेन ने एक शाई की और कहा, तुम्हें क्या लगता है कैसा हो सकता है। विंग को बिल्कुल भी आंसर के टाइम क्वेश्चन पूछना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, बट फिर भी उसके पास अभी ऑप्शन नहीं था। तो विंग ने कहा, क्या उसने कुछ खाया है। अंकल ने शाई किया और कहा, हम कोशिश कर रहे हैं। फॉर सम रीज़न विंग को लग रहा था कि ओल्ड मैन लान कुरेन बहुत सॉफ्ट बिहेव कर रहे हैं। I mean, उनके वॉइस में एक एनोइंगनेस तो था, बट स्टिल उसे ऐसा लग रहा था कि उनके वॉइस में एक काइंडनेस है, क्योंकि विंग ने एक्सपेक्ट किया था कि अंकल बहुत गुस्सा हो जाएंगे, बहुत कुछ बोलेंगे, शायद फ़ोन में नहीं उठाएंगे, बट अंकल ऐसा नहीं कर रहे थे। तो विंग अपने आप को रोक नहीं पाया, उसके अंदर हिम्मत आ गया एंड उसने पूछा, अंकल मैंने आपको डिसअपॉइंटेड कर दिया है ना। कुछ टाइम के लिए अंकल बिल्कुल साइलेंट थे एंड देन जब उन्होंने आंसर दिया, उनके आंसर में एक रेजिग्नेशन था। उन्होंने कहा, जब आज़ान 5 साल का था तब उसकी माँ का डेथ हो गया था एंड डेथ से पहले उसकी माँ ने उसे मुझे हैंड ओवर किया था एंड ये रिक्वेस्ट किया था कि जो चीज़ें पाना वांग जी का हक है, उन्हें पाने के लिए कभी भी आज़ान को बेक ना करना पड़े। ये बोलते हुए अंकल कुरेन बहुत ही टायर्ड सुनाई दे रहे थे। अंकल ने कहा, उसे एक चीज़ से बचाने के लिए, एक फियर से बचाने के लिए मैंने उसे दूसरे फियर में भेज दिया। अगर आज मैं किसी के ऊपर डिसअपॉइंटेड हूँ तो मैं खुद के ऊपर हूँ, किसी और के ऊपर नहीं। ये सुन के विंग ने और कुछ भी नहीं कहा और ना ही लान कुरेन ने।
उनका कॉल कट हो गया एंड विंग अपने फ़ोन के स्क्रीन को देखने लगा जब तक वो ब्लैक ना हो जाए। अब विंग को अंदर ही अंदर एनोइंग फील हो रहा था, फ्रस्ट्रेशन फील हो रहा था। अब वो संभाल नहीं पा रहा था अपने आप को। तो उसने अपने ट्रॉफी को उठाया एंड ड्रेसिंग टेबल के मिरर में थ्रो किया। तो वो मिरर बिल्कुल टुकड़ों में टूट गया एंड फ्लोर पे गिर गया। जैसे ये लाउड आवाज़ हुआ, सर्वेंट्स दरवाजे पे नॉक करने लगे, ज़ोर ज़ोर से विंग को बुलाने के लिए, बट विंग रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था। एंड सडनली बाहर का सारा आवाज़ साइलेंट हो गया। विंग को सुनाई दे रहा था कि अभी मैडम म्यू दरवाजे के पीछे है एंड वो अदर स्टाफ मेंबर्स से उसके रूम का चाबी मांग रहा है, आई मीन डुप्लीकेट चाबी। एंड ऐसा ही हुआ एंड मैडम म्यू ने चाबी से दरवाज़ा ओपन किया एंड वो रूम के अंदर आई। रूम के अंदर आते ही उन्होंने रूम के आसपास को ध्यान से देखा एंड उनके फेस में डिस्प्लेजर साफ दिख रहा था। बट एनीवेज उन्होंने विंग की तरफ देखा और कहा, ये सब कब तक चलेगा? ये बोलते हुए वो विंग के पास आई। मैडम म्यू ने कहा, क्या तुमने अपने आप को मिरर में देखा भी है? विंग ने कुछ भी नहीं कहा, वो बस मैडम म्यू को देख रही थी ब्लैंक आइज से। उसे एक्सट्रीमली गुस्सा आ रहा था, बट एनीवेज इस तरह मैडम को भी बहुत गुस्सा आ रहा था। उन्होंने कहा, विंग बहुत सारा काम बाकी है करने के लिए। अब तुम बड़े हो चुके हो, तुम कोई बच्चा नहीं हो जो ऐसा बिहेव करेगा जैसे कि उसकी माँ ने उससे कोई शाइनी टॉय छीन लिया है। ये सुन के विंग ने कहा, आप मेरी माँ नहीं हैं। विंग के मुँह से सुनते ही सडनली मैडम म्यू चौंक उठी। वो शॉक्ड होकर विंग को देखने लगी एंड देन उन्होंने फुल पावर से विंग को थप्पड़ मारा। इस थप्पड़ को मारने के लिए उन्होंने पूरी स्ट्रेंथ का यूज़ कर लिया। उस एक थप्पड़ से विंग के लिप्स से ब्लड निकलने लगा, उसके चीक्स बर्न होने लगा। बट विंग के अंदर जो आग था वो उससे भी ज़्यादा हॉट था। तो उसने एक डीप ब्रेथ लिया एंड उसने फिर से मैडम म्यू की तरफ देखा। मैडम म्यू ने कहा, क्या कहा तुमने? फिर से बोलो। विंग ने रिपीट करते हुए कहा, आप मेरी माँ नहीं हैं। मैडम म्यू ने फिर से उसे थप्पड़ मारा। विंग का गुस्सा आंसू निकल रहा था। इनफैक्ट वो अपने टांग में अपने ब्लड का टेस्ट भी फील कर पा रहा था, बट स्टिल वो स्टबर्नली मैडम म्यू को देखने लगा, बिल्कुल फ्लिंच ना होकर। मैडम म्यू ने कहा, यू अनग्रेटफुल इडियट, बरसों का रिसोर्सेस ऐसे वेस्ट हो रहा है, वो भी किसके लिए? उस इंसान के लिए जो सिर्फ तुम्हारा बेड वार्म करता था एंड तुम उसे भूल नहीं पा रहे हो। पता नहीं क्यों ये सुनते ही विंग हंसने लगा। उसने हंसते हुए कहा, आई, आपकी बातें सुन के ऐसा लग रहा है जैसे कि आप जेलस हैं। आपके वॉइस में रिसेंटफुल एनर्जी है। ये बोल के विंग ने एक डेविलिश स्माइल किया और कहा, क्यों? क्या 2 बच्चों के बाद भी आपका बेड कोल्ड ही रह गया है? विंग 20 साल से इस घर पे रह रहा है मैडम म्यू के साथ। मैडम म्यू को उससे ज़्यादा और कोई जान ही नहीं सकता। कोई भी मैडम म्यू के फेस को उसकी तरह रीड नहीं कर सकता। एंड विंग ने पहली बार मैडम म्यू के फेस में डिसबिलीफ देखा है, एक शॉक देखा है, जैसे कि मैडम म्यू पकड़ी गई हैं। मैडम म्यू ने विंग की तरफ कोल्डली देखा, देन उन्होंने फिर से अपने हाथ को आगे बढ़ाया विंग को थप्पड़ मारने के लिए 3rd टाइम। बट इस बार विंग ने उसके हाथ को पकड़ लिया, इतने ज़ोर से पकड़ा कि मैडम म्यू खुद चौंक उठी। ये देख के विंग ने अपने ग्रिप को थोड़ा लूज कर दिया। उसने कहा, यू आई। ये बोलते हुए विंग का कुछ आंसू निकल रहा था, बट उसका वॉइस स्ट्रांग था। उसने कहा, अब आप मुझे गुस्सा दिला रही हैं। ये सुन के पहले मैडम म्यू शॉक्ड हो गई। विंग पहली बार ऐसा बिहेव कर रहा था। उन्हें बिलीव नहीं हो रहा था। वो कुछ टाइम के लिए विंग के फेस को रीड करने लगी एंड देन जब उन्होंने नेक्स्ट टाइम बात किया, विंग ने उसके वॉइस में एक फियर, एक डिसबिलीफनेस नोट किया। मैडम म्यू ने कहा, सिर्फ एक और दिन, मैं तुम्हें एक और दिन दे रहा हूँ। अपने आप को संभालो एंड काम पे वापस आ जाओ, अदरवाइज मुझे तुम्हें यहाँ से खींचकर बाहर निकालना होगा। ये बोलकर मैडम म्यू वहाँ से जाने लगी एंड विंग उन्हें जाते हुए देखने लगा। जाने से पहले मैडम म्यू दरवाजे के सामने रुकी एंड उन्होंने विंग की तरफ टर्न किया और कहा, वी विशियान, मुझे ये सोचकर रिग्रेट फील मत कराओ कि मैंने तुम्हें अडॉप्ट क्यों किया था। ये बोलकर मैडम म्यू वहाँ से निकल गई, दरवाज़ा ज़ोर से बंद करके।
एंड टू विंग सिर्फ दरवाजे को दिखने लगी। उसके दिमाग में मैराम्यू के वॉइस गूंज रहा था। दिन वो फ्लोर पे लेट गया, अपने हाथों को अपने ऊपर रैप करके, एंड उसे नींद आ गया। इस बार सोना उसके लिए बहुत ही ईजी था। समहाउ अभी वो ठीक ठाक ब्रीथ ले पा रहा था। फ्लोर तो कोल्ड है, बट स्टिल विंग को ऐसा लग रहा था जैसे कि उसके ऊपर कोई वार्म कोट है। उसे काइंड ऑफ थोड़ा बहुत पीस फील हो रहा था। एंड देन वो डीप स्लीप में चला गया। हेलो एवरीवन, तो कैसा लगा आपको आज का पार्ट ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, स्टे सेफ, बाय।